टोबी मैगवायर, स्पाइडरमैन, जिन्हें पीटर पार्कर बने हुए सभी एक्टर्स एक नजर देखते हैं। टैलेंटेड एक्टर जो लंबे वक्त से अपने बेस्ट फ्रेंड की शोहरत के साए में रहे। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें आखिरकार दुनिया भर में पहचान मिली, पर वो हमेशा टॉप पर नहीं रहे और आखिर में उन्होंने सब कुछ खो दिया। ये है बायोग्राफर चैनल और आज हम आपको टोबी मैगवायर की जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव के बारे में बताएंगे। फिल्म मेकर्स उन्हें स्पाइडरमैन पार्ट 2 में क्यों नहीं लेना चाहते थे, किन आदतों की वजह से उनके करियर का खात्मा हुआ और क्या हमारे पास टोबी को नई फिल्मों में देखने का आगे कोई मौका आएगा। इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले अपने पसंदीदा सितारों की बायोग्राफी रिलीज के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। टोबायस विंसेंट मैगवायर का जन्म 27 जून 1975 को कैलिफोर्निया की सेंटा मोनिका में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनके माँ बाप कुक विंसेंट मैगवायर और सेक्रेटरी वेंडी मैगवायर ने बच्चे के बारे में सीरियसली नहीं सोचा था। उनकी पैदाइश के वक्त उनके पिता की उम्र सिर्फ 20 साल थी और माँ 18 साल की थी। वो शादी करने की जल्दी में नहीं थे और बस बगैर टेंशन की जिंदगी के मजे लेते रहना चाहते थे। हालांकि टोबायस का जन्म हो गया और जवान माँ बाप की जिंदगी बदल गई। दोनों ने कानूनी रिश्ता बनाने का फैसला किया, पर कुछ ही साल बाद वो अलग हो गए। फ्यूचर एक्टर टोबी ने एक इंटरव्यू में अपने बचपन के बारे में बताया, मैं पहले अपनी माँ के साथ रहा, फिर पिता के साथ, फिर अपनी माँ और उनकी बहन के साथ, फिर अपने पिता और उनकी माँ के साथ, फिर अपनी माँ और उनकी बहन के साथ, फिर अपने पिता और उनके भाई के साथ, फिर अपनी माँ और उनके बॉयफ्रेंड के साथ, फिर मेरे पिता और उनकी पत्नी के साथ रहा। वो पागल कर देने वाला वक्त था। आखिर में टोबी अपनी माँ के साथ रहने लगे। वो बहुत सुकून से रहते थे। वेंडी के अलाउंस और सैलरी से उनका घर चलता था। विंसेंट ने पहले तो किसी तरह मदद करने की कोशिश करी, पर फिर डकैती के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा, जिससे उनकी मदद बंद हो गई। माँ और बेटे की सोच हमेशा मेल नहीं खाती थी। वेंडी हमेशा सिनेमा और स्टेज की ही बातें किया करती थी और टोबी को ये समझाने की कोशिश करती थी कि ये एक ऐसा पेशा है जो उन्हें खुश करेगा, जबकि उनके बेटे ने अपने पिता की तरह कुक बनने का सपना देखा था। पर वेंडी रुकने वालों में से नहीं थी। हमारे हीरो ने बिना किसी शिकायत के एलिमेंट्री स्कूल में एडमिशन लिया और अच्छी तरह से पढ़ाई की। हालांकि जब हाई स्कूल में एक प्रोफाइल क्लास चुनने का वक्त आया तो परिवार में एक घोटाला हो गया। लड़के ने एक अजीब सा रास्ता चुना, होम इकोनॉमिक्स, और ये सब उन्होंने तब किया जब उनके पास थिएटर क्लास में जाने और एक्टिंग की पढ़ाई करने का हर मौका था। वेंडी ने टोबी को दोस्ताना तरीके से सही चीज चुनने के लिए राजी करने की कोशिश नहीं की और एक चाल चली। उन्होंने थिएटर चुनने के बदले अपने बेटे को $100 देने का ऑफर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, $100 पेड़ पर नहीं उगते, इसीलिए टोबायस मान गए। बल्कि सौदे से किसी को नुकसान नहीं हुआ। उनकी माँ को एक्टर बेटा मिला और हमारे हीरो ने ठीक 1 साल हाई स्कूल में पढ़ाई की। सिर्फ 1 साल उनके ये समझने के लिए काफी था कि माँ सही थी, कि उन्हें एक्टिंग में उतरना चाहिए। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और कमर्शियल्स में एक्टिंग करके पैसे कमाना शुरू कर दिया। मैगवायर ने मैट्रिक का एग्जाम सन 2000 में पास किया, जब वो 25 साल के हो चुके थे। मैंने 8th क्लास के आसपास काम करना शुरू कर दिया था। मुझे याद है मैंने डोरिटोस का कमर्शियल किया था, जहां मैंने लगातार 4 दिन डोरिटोस खाए थे। और मैं आपको बताऊं, मैंने तब से बहुत डोरिटोस नहीं खाए। इस जवान एक्टर की रोमांचक जिंदगी मैकडॉनल्ड्स की फास्ट फूड चेन और अटारी वीडियो गेम के लिए कमर्शियल्स करने के साथ शुरू हुई। मैगवायर को टीवी पर अपना पहला रोल 19 साल की उम्र में मिला। उन्होंने जनरल हॉस्पिटल के एक छोटे से एपिसोड में एक्टिंग की। इस मशहूर सीरीज का हिस्सा बनना उनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी। टोबी को ऐसा माहौल पसंद आया और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। टोबी कमर्शियल्स में दिखाई देने लगे। एक लड़के के लिए ये आजाद जिंदगी को चक्कर महसूस करने का एक शानदार मौका था। साथ ही उन्होंने अपनी माँ का फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया। बदले में माँ ने तुरंत अपने बेटे को हॉलीवुड ऑडिशन देने के लिए जोर दिया और इन्हीं वजह से मैगवायर रोजेन, द विजर्ड, एरी, इंडियाना और ब्लॉसम जैसी टीवी सीरीज में छोटे रोल्स पाने में कामयाब रहे। सीरीज के सेट पर ही टोबी अपने दोस्त से मिले, जो उस वक्त सबके लिए अनजाने पर काफी टैलेंटेड एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो थे। ये दोनों अभी भी करीबी दोस्त हैं। इस तरह टोबी मैगवायर का करियर शुरू हुआ। टोबी को पहला बड़ी फिल्म का रोल दिस बॉयज लाइफ में मिला।
जो 1993 में रिलीज हुई। बेशक ये एक सपोर्टिंग रोल था, लेकिन जवान एक्टर टोबी रॉबर्ट डिनेरो, एलन बार्किन और उनके दोस्त लियो के साथ एक ही सेट पे थे और इसीलिए वो इससे काफी खुश थे। इस ड्रामा मूवी को एक लड़के के बारे में सोचकर ही बनाया गया था, जिसका रोल पहले टोबी को दिया जा रहा था, पर डायरेक्टर माइकल कॉटन जोन्स के मन में उनको लेकर कई सवाल थे, इसीलिए उन्होंने डिकैप्रियो को वो रोल देना सही समझा और टोबी ने उनके दोस्त चक बोल्जर का रोल निभाया। फिल्म को लेकर क्रिटिक्स काफी शांत थे, वो इसके बारे में बहुत खास खुश नहीं थे, लेकिन मजबूत कास्ट की वजह से फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले। हालांकि इस तरह की एक टैलेंटेड कंपनी में इतनी शानदार शुरुआत के बाद उन्हें कई छोटे रोल्स मिले। पहला, कल्ट मूवी वॉकर टेक्सास रेंजर में एक रोल। उनका कैरेक्टर डैनी पार्सन्स ज्यादा एपिसोड्स और बाद में वर्ल्ड फेमस हुए दूसरे जवान एक्टर्स के बीच खो सकता था। हालांकि टोबी ने वाकई में इसमें अपना रोल अच्छे से निभाया। फिर आई फैमिली फिल्म रिवेंज ऑफ द रेड बैरन, जहां टोबी ने जिमी स्पेंसर का रोल निभाया, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मर्जी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत अच्छे और फेमस जर्मन पायलट की मदद करी, जो अपने कातिलों से बदला लेने के लिए एक टॉय एयरप्लेन के पायलट को पोजेस कर लेता है। और बाद में SFW, एक ट्रेजिक कॉमेडी जिसे जेफरी लिवाई ने डायरेक्ट किया था, जिसमें ऐसे टेररिस्ट दिखाए गए थे जिन्होंने 36 दिनों तक कुछ लोगों को एक स्टोर में बंदी बनाए रखा और ये दिखाया गया कि कैसे जिंदगी में सही सोच रखने की वजह से वो बच सके। Wow, man, I'm out. This is Johnny. फिल्म के सेट पर मैकवायर ने स्टीफन डोर्फ और रीस विदरस्पून के साथ काम किया। रीस के साथ वो बाद में फिर से दिखे। 1995 उनके लिए एक अच्छा साल नहीं था। टोबी ने सिर्फ एक फिल्म में एक्टिंग की, एलन मॉयल के डायरेक्शन में बनी कॉमेडी ड्रामा एम्पायर रिकॉर्ड्स। उन दिनों इस एक्टर का वक्त मुश्किल था, वो हॉलीवुड की असलियत का सामना नहीं कर पा रहे थे। लगातार रोल्स ढूंढना और उनकी लगभग कमी होना। हमारा हीरो रोल्स चाहता था, उनके नए दोस्त एक्टर एक फिल्म में फिल्माए जाते थे, फिर दूसरे में, और मैकवायर इस मामले में कम किस्मत वाले थे। टोबी ने पीना शुरू कर दिया था और यही नहीं, वो पीते थे और जानते थे कि ऐसे वक्त में ढंग का रोल प्ले करना नामुमकिन है। नतीजा ये निकला कि उन्होंने मॉयल को फिल्म में उनसे जुड़े सभी एपिसोड को हटाने के लिए कहा। कोई कमेंट्स नहीं, बस हटा दीजिए और भूल जाइए कि वो रोल्स मौजूद थे। हैरानी की बात है कि डायरेक्टर ने वही किया जो टोबी ने कहा। लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक दोस्त के साथ हो रहे बदलाव को देखते हुए जोर देकर कहा कि वो रिहैब के लिए जाएं। मैकवायर ने उनकी राय मानी और 1996 में फिर से जॉय राइड में एक्टिंग करके एक्टिंग लाइन में आने की कोशिश की। क्विंटन पीपल्स ने टोबी को एक मोटल क्लर्क जेटी का रोल दिया। जेटी और उसके दोस्त एक बहुत ही गलत फैसला लेते हैं, एक मोटल गेस्ट की कार चोरी करने का और थोड़ी ड्राइव पर जाने का, और फिर मिसेस स्मिथ की कार में उन्हें एक सरप्राइज मिलता है, उनके शिकार में से एक की डेड बॉडी। और अब जेटी को ये सोचना होता है कि उस डेड बॉडी के साथ क्या करना है। फिल्म काफी अच्छी निकली, कई जॉनर्स के मिक्सचर और बेनिसियो डेल टोरो, क्रिस्टियाना जिल्पर और एमी हैथवे जैसे आर्टिस्ट की बदौलत क्रिटिक्स से इसे कुछ हद तक पॉजिटिव रिव्यूज मिले, पर किसी ने भी फिल्म पर ध्यान नहीं दिया। टोबी ने हार नहीं मानी, उन्होंने आखिरकार शराब छोड़ दी और पूरी ताकत से दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने के लिए तैयार हो गए, जिसमें 1997 ने उनकी बहुत मदद की। टोबी को द आइस स्टॉर्म में एक रोल मिला, जो रिक मूडी की जिंदगी पर बेस्ड नॉवल की कहानी थी। कहानी में हुड फैमिली के बारे में दिखाया गया था, जिनके घर की हालत बेहद खराब है। बेन और एलेना को एहसास होता है कि वो अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते। बच्चे बड़े हो जाते हैं, आसपास कई मुश्किलें आती हैं, जिनका सामना करना बहुत मुश्किल होता है। टोबी ने उनके बेटे पॉल का रोल निभाया था, जो अपनी क्लासमेट से प्यार करता था। ये रोल काफी संजीदा और अहम निकला। गैरी रॉस की फैंटेसी कॉमेडी प्रेजेंटेबल में टोबी को एक रोल मिला। इस फिल्म में एक आम लड़के डेविड की मजेदार कहानी थी, जो अपनी बहन के साथ पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी सीरीज के शहर प्लेजेंटिविल में रहता है। फिल्म को अजीब तरीके से फिल्माया गया था। पहले तो फुटेज ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है और फिर धीरे धीरे कलर में बदल जाती है। प्लेजेंटिविल को तीनों कैटेगरीज में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था और उस फिल्म को कई दूसरे अवार्ड्स भी मिले। डेविड के रोल के लिए टोबी मैगवायर को सैटर्न अवार्ड मिला और ये उनका पहला अवार्ड था। वो एक्टर खुश था, क्रिटिक्स और ऑडियंस भी खुश थे। उसी साल फिल्म फियर एंड लोथिंग इन लास वेगस रिलीज हुई, जिसमें टोबी ने एक हिच हाइकर का रोल निभाया। हंटर थॉमसन की नॉवेल पर बेस्ड टेरी विलियम की फिल्म के एक छोटे से एपिसोड के लिए आप क्या करेंगे?
हमारे टोबी एक लंबा सफेद विग पहनने के लिए तैयार हो गए और इसमें नेचुरल दिखने के लिए उन्होंने अपना सिर मुंडवाया और अपनी आईब्रो ब्लीच की। क्या इससे उन्हें कुछ फायदा था? इस पर मैगवायर को कोई शक नहीं था जब उन्हें पता चला कि वो किसके साथ फ्रेम में होंगे। वो थे जॉनी डेप और बेनिसियो डेल टोरो। रिपोर्टर राउल ड्यूक और उनके वकील डॉक्टर गोंजो की एक बिजनेस ट्रिप की कहानी जो आपके दिमाग में आने वाली हर नाजायज चीज से भरी पड़ी थी। ये एक कल्ट क्लासिक मूवी बनी। टोबी आखिर में कम से कम कुछ मिनटों के लिए ही सही एक भोले भाले इंसान के रोल से छुटकारा पाने में कामयाब रहे और कुछ अलग करने की कोशिश की जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। बदकिस्मती से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। हालांकि वक्त के साथ इस फिल्म ने एक कल्ट क्लासिक मूवी का दर्जा हासिल किया। 1999 में द साइडर हाउस रूल्स फिल्म रिलीज हुई। ये टोबी का एक और बहुत ही कामयाब काम और एक नॉवेल पर बेस्ड फिल्म थी। फिल्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक अनाथालय की कहानी के बारे में थी। मैगवायर ने एक होमर का रोल निभाया। वो एक नॉर्मल डॉक्टर की गैर कानूनी अबॉर्शन कराने में मदद करता है। उन पेशेंट्स में से एक से दोस्ती होने के बाद होमर सब कुछ छोड़ने और एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करता है, नए दोस्तों के साथ समुद्र के किनारे। फिल्म को फिलिप बोर्सेस को डायरेक्ट करना था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ल्यूकीमिया से उनकी मौत हो गई। डायरेक्टर की कुर्सी के लिए एक और दावेदार माइकल विंटरबॉटम स्क्रीन राइटर के साथ इस फिल्म पर राजी नहीं थे और साथ ही बुक के ऑथर जॉन इरविंग के साथ भी। इसीलिए लेस हॉलस्ट्रॉम को चुना गया और ये जोड़ी एक अच्छी फिल्म बनाने में कामयाब रही, जिसे क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यूज दिए। फिल्म को इस डायरेक्टर के सबसे बेहतरीन कामों में से एक माना गया और इसे 7 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले। और हालांकि टोबी मैगवायर को इस फिल्म के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला, पर उनका काम वाकई ध्यान देने लायक था। उसी साल टोबी की एक और फिल्म राइड विद द डेविल का प्रीमियर हुआ। डायरेक्टर एंग ली ने मैगवायर को मेन रोल देने का फैसला किया और वो सही थे। फिल्म में उत्तर और दक्षिण के बीच सिविल वॉर के बारे में दिखाया गया था। जेक, जिसे टोबी ने निभाया, अपने दोस्त जैक के साथ कट्टरपंथी बन जाते हैं। वो सिर्फ 19 साल के हैं और जवानी और जरूरी फैसलों की सच्चाई का सामना कर रहे होते हैं। कुछ क्रिटिक्स फिल्म के टाइटल के बारे में इस तरह बताते हैं, अगर आप खुद एक शैतान हैं, तो शैतान को ढूंढने में आपकी जीत मुश्किल है। फिल्म ने ना ही उन्हें बहुत खुशी दी, ना ही ऑडियंस को। हालांकि दोनों ने ये माना कि कम से कम टोबी के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म देखने लायक थी। साल 2000 में टोबी अनोखे माइकल डगलस की वंडर बॉयज में स्क्रीन पर दिखाई दिए, जिसकी कहानी एक नॉवेलिस्ट की जिंदगी पर बेस्ड थी। ये मजेदार ट्रेजिक कॉमेडी उस नॉवेलिस्ट की जिंदगी के बारे में थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, जिसकी जिंदगी किसी भी तरह से बोरिंग नहीं थी क्योंकि उनकी जिंदगी में कुछ न कुछ होता रहता है। टोबी को एक समझदार और टैलेंटेड स्टूडेंट का रोल मिला। क्रिटिक्स ने फिल्म को पसंद किया, लेकिन ऑडियंस को फिल्म कुछ खास अच्छी नहीं लगी और ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। फिर मैगवायर को एक फिल्म में अपने दोस्त लियो के साथ फिर से काम करने का मौका मिला, पर इस बार सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। आगे चलकर मैं कहूंगा कि कई सालों के बाद अब भी दोनों एक्टर्स डॉन्स प्लम फिल्म में अपने रोल्स के लिए शर्मिंदा हैं। टोबी और लियो, जिन्होंने बहुत कम फीस में एक दोस्त के लिए काम किया था, उनके मुताबिक ये सोचा गया था कि ये एक शॉर्ट फिल्म रहेगी। हालांकि आखिर में इसे एक बड़ी फिल्म बना दिया गया। ये फिल्म 20 साल के बच्चों के एक ग्रुप के बारे में थी जो हर सैटरडे लॉस एंजलिस के रेस्टोरेंट्स में किसी न किसी लड़की से मिलते थे। ये फिल्म 1995 में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म पर सिर्फ 6 दिनों में फिल्माई गई थी और इसमें ज्यादातर चीजें इम्प्रोवाइज थी। क्रिएटर्स चाहते थे कि ये फिल्म कॉमेडी मूवी क्लर्क्स की तरह हो, जो कि एक हिट थी और कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्म डिओर अवार्ड जीती थी। पर क्लर्क्स के बिल्कुल उलट डॉन्स प्लम फिल्म अश्लील और बेहूदी निकली और डिकैप्रियो के कैरेक्टर, जिसमें वो एक औरत के चेहरे पर बोतल फेंकते हैं, उस पर उन्हें धमकी भी मिली। इस कहानी को एक ऐसे वक्त में फिल्माया गया था जब हॉलीवुड एक बार फिर आजाद हो रहा था और उसमें कुछ भी दिखाया जा सकता था और कोई भी सनकी जिसके हाथ में कैमरा हो वो इससे अपनी किस्मत आजमा सकता था। लेकिन जैसे ही डिकैप्रियो और मैगवायर के मामलों ने तूल पकड़ा, उन्होंने या उनके एजेंट्स ने फैसला किया कि ये फिल्म डॉन्स प्लम इन जवान सितारों की इज्जत के लिए एक खतरा है। रिलीज के बाद डिकैप्रियो और मैगवायर ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि ऑडियंस उन्हें कभी भी इस प्रोजेक्ट में देखे और इसकी रिलीज रोकने के लिए मुकदमा दायर किया। इसके बाद दोनों तरफ से एक दोस्ताना समझौता हुआ, जिसकी शर्तों के मुताबिक फिल्म को सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बाहर रिलीज किया गया और इस फिल्म के कुछ सीन्स को काटा या ठीक किया गया, जिसकी वजह से फिल्म आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा में कानूनी तरीके से देखना नामुमकिन है। हालांकि 2001 के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में इसके प्रीमियर ने एक बेमिसाल तहलका मचाया था।
2002 में सिबिस्किट का प्रीमियर हुआ। एक बार फिर टोबी ने मेन रोल निभाया। कहानी में दिखाया गया कि कैसे ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अमेरिका में हॉर्स रेसिंग का जुनून अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा। जॉनी जॉन पोलार्ड निकनेम रेड एक छोटे अनजाने घोड़े पर कम्पीट करता है, जो धीरे धीरे रेस का पसंदीदा घोड़ा बन जाता है और अपने आधे अंधे जॉकी को जीत की तरफ ले जाता है। सिबिस्किट के सेट पर टोबी अपने घोड़े से गिर गए थे। बाद में उनकी कमर की चोट ने बार बार उन्हें दर्द का एहसास दिलाया। इंसानों और जानवरों के बीच दोस्ती पर बनी इस फिल्म को ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी नॉमिनेशंस मिले। हालांकि उन्होंने कभी एक भी अवार्ड नहीं जीता, लेकिन ये इस शानदार और खूबसूरत फिल्म को ना देखने की कोई वजह नहीं है। डॉन प्लम के साथ नाकामयाब होने के बाद टोबी ने अच्छे रोल की तलाश में कुछ वक्त बिताया और जल्द ही उन्हें वो रोल मिल गया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये वो रोल था जिसने इस एक्टर को वाकई में फेमस होने में मदद की। हमें ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि स्पाइडरमैन कौन है। पीटर पार्कर के कारनामों के बारे में कॉमिक्स में पढ़कर बच्चों की कई पीढ़ियां बड़ी हुई हैं, जिसे उसकी किस्मत की बदौलत एक रेडियो एक्टिव मकड़ी के काटने से सुपर पावर्स मिली। लेकिन टोबी मैगवायर के मुताबिक उन्होंने एक भी स्पाइडरमैन कॉमिक नहीं पढ़ी थी। वो फिल्म में एक्टिंग करने के लिए इसलिए माने क्योंकि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई थी। जब डायरेक्टर सैम राइमी ने स्पाइडर के रोल के लिए कास्टिंग शुरू की तो इसके लिए वो सबसे पहले फ्रेंडी प्रिंस जूनियर के पास जाना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ना जा पाए। उसके बाद थे जेम्स फ्रैंको और उनके ठीक सामने टोबी मैगवायर थे, पर इनकी खोज टोबी पर रुकी। सैम को एहसास हुआ कि उन्हें वो मिल गया है जिनकी उन्हें तलाश थी। ये भी हो सकता है कि ऑडिशन में बिना शर्ट की एक्टिंग करने की वजह से हमारे हीरो को उनका रोल मिला हो, क्या पता। टोबी बहुत खुश थे कि इस तरह के कल्ट कैरेक्टर का रोल करना इज्जत की बात है। लेकिन जब इस एक्टर ने स्क्रिप्ट खोली तो उन्होंने महसूस किया कि फिल्म बनाना बहुत बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार जैसा कि अंकल बेन कहते थे, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। With great power comes great responsibility. टोबी मैगवायर ने 5 महीने के लिए एक स्पेशल डाइट ली और अपने रोल की तैयारी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग का एक कोर्स किया। स्पाइडरमैन की इमेज को सटीक तरीके से दिखाने के लिए मैगवायर ने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्पेशलिस्ट की मदद से कीड़ों के बारे में पढ़ाई की, रॉक क्लाइंबिंग करना सीखा और एक ऊंचाई पर काम करने वाले इलेक्ट्रिशियन के साथ काम किया ताकि वो मकड़ियों की आदतों के मुताबिक ढल सके। लेकिन इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। सबसे बड़ी मुसीबत उस फेमस लाल और नीले रंग के सूट से थी। टोबी ने बताया कि सूट का जिपर लगातार खिसकता रहता था, इसलिए उनकी शिफ्ट की शुरुआत में ही उनके ऊपर से सूट को सिल दिया जाता था। इसीलिए वो दिन के दौरान खा या पी नहीं सकते थे और अगर वो टॉयलेट जाना चाहते थे तो ये भी एक बड़ी मुसीबत थी। टोबी कभी भी अपने दम पर लाल और नीली रंग की पोशाक से बाहर नहीं निकल सकते थे और वो मदद के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनरों को बुलाना और शूटिंग को बीच में रोकना नहीं चाहते थे और उन्हें इस मुसीबत को छुड़ाने में बहुत वक्त लगता और काम धीमा हो जाता, इसीलिए उन्हें सब कुछ सहना पड़ता था। और बारिश में उस बेहद मशहूर किस का तो क्या कहना। टोबी उल्टे लटके हुए हैं, किर्स्टन डंस्ट उनका स्पाइडरमैन मास्क हटाती हैं। बारिश है, रात है, लेकिन ये सिर्फ स्क्रीन पर ही रोमांटिक और शानदार लग रहा था और असली शूटिंग के दौरान इसने एक्टर को गुस्से में ला दिया था। पहले तो सुबह के 5 बज रहे थे, दूसरे मैं उल्टा लटक रहा था और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई मजा है। तीसरा, सीन के हिसाब से उस समय बारिश हो रही थी, इसलिए उन्होंने हमें बहुत सारे पानी से भिगाया और पानी मेरी नाक में जा रहा था, जिसकी वजह से मैं अपनी नाक से सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे किर्स्टन के होठों के कोनों से सांस लेनी पड़ रही थी, इसलिए मैंने उसे बस सांसों की गर्मी दी और किस नहीं किया। एक और दिलचस्प फैक्ट, उस सीन में जहां पीटर पार्कर मैरी जेन की ट्रे के आइटम्स को कैच करता है, इसमें किसी भी सीजीआई का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ट्रे को टोबी के हाथ से जोड़ा गया था और कई बार टेक लेने के बाद उन्होंने आखिरकार ठीक वैसा ही किया जैसा फिल्म में दिखाया गया है। तमाम मुश्किलों के बावजूद स्पाइडरमैन के पहले पार्ट ने टोबी मैगवायर को एक असली हॉलीवुड स्टार बना दिया। ये एक एपिसोड नहीं था, एक कैमियो नहीं था, किसी वन ऑफ फिल्म का कोई रोल नहीं था, ये एक असली हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर थी और अब टोबी के बारे में पूरी दुनिया जान गई थी। पीटर पार्कर की उनकी इमेज इस कल्चर में इतनी मजबूती से समा गई थी कि इस रोल के हर नए एक्टर के लिए अब मुश्किल होती है। फैंस अभी भी बहस करते हैं कि स्पाइडरमैन का रोल किसने बेहतर निभाया, मैगवायर, गारफील्ड या हॉलैंड। वैसे आपका पसंदीदा स्पाइडरमैन कौन है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते हैं इन तीनों में कौन जीतता है।
हालांकि पता ये चला कि वो इतने ज्यादा फेमस होने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अपने ऊपर दुनिया के इस तरह ध्यान देने से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता था और वो पब्लिक इवेंट से बचने की कोशिश करते थे। मेरे लिए शोहरत का पूरा मतलब दरअसल किसी एक असली टेस्ट जैसा है कि असल में वो है कौन, पता है? क्योंकि इसमें कुछ अजीब चीजें होती हैं। मैंने इस तरह की जिंदगी जीते हुए कई अजीबोगरीब चीजें होती हुई देखी हैं। टोबी ने दौलत और शोहरत की कमी का सामना नहीं किया। उनकी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मशीन शुरू हो गई थी और स्पीड पकड़ने लगी थी। ये सब स्पाइडरमैन के दूसरे पार्ट की शूटिंग की तैयारी के वक्त हुआ। टोबी ने सिबिस्टिक की शूटिंग के दौरान लगी चोट का हवाला देते हुए अपने दम पर स्टंट करने से साफ इनकार कर दिया। सोनी को उनकी इस वजह पर यकीन नहीं हो रहा था और उन्होंने कहा कि मैगवायर बस बातें बना रहे हैं। स्टूडियो एक्टर को बदलने के बारे में भी सोचने लगी थी और उन्हें इस रोल के लिए जैक जिलेनहॉल जैसा शानदार एक्टर भी मिल गया था। बेशक टोबी को स्टूडियो मैनेजमेंट और प्रोड्यूसर से काफी अलग रिएक्शन की उम्मीद थी। उन्होंने स्टूडियो से माफी मांगी और ये माना कि उन्हें चोट तो लगी थी लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं थी। वो स्टंट्स कर सकते हैं और उल्टा लटक सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस झगड़े को भुला दिया गया और दानी स्टूडियो सोनी ने फिर से इस एक्टर की फीस बढ़ा दी। पीटर पार्कर की कहानी की बदौलत टोबी मैगवायर ए लिस्ट में आ गए। ये सबसे ज्यादा पैसे पाने वाले हॉलीवुड एक्टर्स की एक लिस्ट है। टोबी का अगला काम 2006 की फिल्म द गुड जर्मन का एक रोल था। स्टीवन सोडरबर्ग हमें अमेरिकी जंग के संवाददाता जेक गाइजमर के बारे में बताते हैं, जो अपने पुराने प्यार की वजह से पॉलिटिक्स में फंस जाता है। बेहतरीन एक्टर्स के बावजूद, जिसमें जॉर्ज क्लूनी और केट ब्लैंचेट मेन रोल में थे, गुड जर्मन सबकी समझ में नहीं आई। कहानी के क्लाइमैक्स से कई रिव्यूअर्स और क्रिटिक्स हैरान थे। हम इसकी कहानी के सभी राज तो नहीं खोलेंगे, लेकिन कई लोग ये बात मानते थे कि टोबी ने अच्छा काम किया है। उन्होंने उस कट्टर विलन का रोल बहुत ही बेहतरीन और भरोसेमंद तरीके से निभाया है। लेकिन 2007 में टोबी मैगवायर को बहुत सीरियस परेशानियां होने लगी। स्पाइडरमैन के तीसरे पार्ट की शूटिंग शुरू हुई और उनकी कमर में दिक्कत वाली बात फिर से सामने आई। एक बार फिर बोनस मिलने के बाद टोबी ने जाहिरी तौर पर फिर से वही करने का सोचा। इस एक्टर ने मांग करी कि सेट पर एक डॉक्टर हमेशा मौजूद रहे। शूटिंग के लिए टोबी को जो फीस देने का वादा किया गया था वो अब उन्हें कम लग रही थी और उन्होंने एक बड़ी रकम की मांग की। जेक जिलेनहॉल का नाम फिर से सामने आया। फिल्म तो किसी तरह पूरी हुई लेकिन उसने फैंस में कोई जोश नहीं जगाया। ऑडियंस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या है, सैम राइमी उन्हें क्या बताना चाहते हैं। और सैम ने बाद में खुद भी माना कि शूटिंग खत्म के बाद उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इस सब की जरूरत किसे है। स्पाइडरमैन 3 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और आज के इस हीरो के फैंस को ये यकीन हो गया था कि ये ऐसी चीज है जिसने मैगवायर को खत्म कर दिया था। टोबी को जुए की लत लग गई और वो शराब की तरफ लौट गए। उन्होंने अच्छा खेला और अक्सर जीते भी। बड़े बड़े व्यापारियों और बैंकर्स इस खेल में उनके पार्टनर बने। सारे खिलाड़ी चुपके से किसी लग्जरी होटल में मिलते थे और सुबह तक खेलते थे। वैसे हारने वाले अमीर हमेशा हार कबूल करने के लिए तैयार नहीं रहते थे। उनमें से कई एक बड़ी रकम पाने के बाद भी सीधे अदालत जाते थे और इस एक्टर के खिलाफ अपनी मेहनत की कमाई के सैकड़ों हजारों डॉलर का मुकदमा कर देते थे। मैगवायर ने 2004 से पेशेवर पोकर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और जून 2007 में उन्हें टीवी शो पोकर आफ्टर डार्क में दिखाया गया था। वहां उन्होंने $10 मिलियन का जैकपॉट पाया था। हालांकि किस्मत लंबे वक्त तक उनके साथ नहीं थी और एक वक्त ऐसा आया जब मैगवायर ज्यादा से ज्यादा बार हारने लगे और 2011 में टोबी को एक पोकर गेम में 3 साल पहले जीती गई बड़ी रकम को वापस करने से बचने के लिए एक मुकदमे का निपटारा करना पड़ा। उन्होंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ खेला था जो चोरी के पैसे से अपना दांव खेलता था। इस वाकये ने उनके करियर और साख पर बुरा असर डाला। उनके पास बड़े रोल्स कम से कम आने लगे। पीटर पार्कर की कहानी के तीसरे पार्ट के फेल होने के बाद कहानी फिर से शुरू हुई, पर टोबी के बिना। उन्होंने तुरंत हार नहीं मानी और अगले कुछ सालों में कई और फिल्मों में दिखाई दिए। जिम शेरिडन के डायरेक्ट किए गए 2009 के ड्रामा ब्रदर्स में टोबी की मुलाकात उसी सेट पर जेक जिलेनहॉल से हुई। ये देखने में बहुत अजीब था कि दोनों एक्टर्स ने कितनी बार एक दूसरे को स्पाइडरमैन के रोल के लिए हराने की कोशिश करी है। इसकी कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें दिखाया गया था कि 2 भाई हैं जो बिल्कुल अलग हैं। बड़ा भाई सैम, जिसका रोल टोबी ने निभाया था, एक बहादुर ऑफिसर है और एक प्यार करने वाला पति है और छोटा भाई टॉमी जिंदगी की भागदौड़ में बिजी है, मानो तलवार की धार पर चल रहा हो। अफगानिस्तान में जंग के लिए एक वॉलंटियर की तरह जाते वक्त सैम टॉमी से अपने बच्चों और पत्नी की देखभाल करने के लिए कहता है। जल्दी परिवार को एक मैसेज मिलता है कि सैम मर गया, लेकिन ये सच नहीं होता है।
ऑफिसर को पकड़ लिया जाता है और वो घर लौटने की कोशिश करता रहता है, पर बदकिस्मती से अब कोई भी उसका इंतजार नहीं कर रहा होता है। शुरुआत में जैक जिलेनहॉल को सैम का रोल निभाना था और टोबी मैगवायर को टॉमी का रोल, लेकिन डायरेक्टर ने फैसला किया कि मैगवायर नेगेटिव रोल को अच्छी तरह से नहीं निभा पाएंगे और इन एक्टर्स के रोल्स की अदला बदली कर दी गई। फिल्म को 2 गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशंस और 4 सैटर्न नॉमिनेशंस मिले। टोबी अभी भी अच्छा काम कर रहे थे और यहाँ उन्होंने अपना काम बखूबी किया था। द डिटेल्स 2011 में अपने करियर में बहुत बड़ा करने की टोबी की कोशिशों में से एक थी। हालांकि उनकी ये कोशिश अच्छी नहीं थी। एक फिल्म जिसमें मुश्किल वक्त से गुजरते और रैकून के हमले से परेशान एक परिवार के बारे में दिखाया गया था। बेशक उसे पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों ने कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया। 2013 की ग्रेट गैट्सबी टोबी के लिए एक बड़ी फिल्म बनी। आखिरकार वो फिर से एक ही फिल्म में अपने सबसे अच्छे दोस्त लियो डिकैप्रियो के साथ थे। बज़ लुह्रमन ने फ्रांसिस स्कॉट फिट्जजेराल्ड की नॉवेल पर बनी फिल्म को अपने मुताबिक बनाया और रंगों, म्यूजिक और इमोशंस को मिलाकर तहलका मचा दिया। हालांकि सबका ध्यान जीनियस डिकैप्रियो ने खींच लिया, फिर भी टोबी ने अपने बैकग्राउंड से उलट, साथ ही साथ कैरी मलिगन और जोएला एगर्टन के बैकग्राउंड से उलट बहुत ही जिंदा दिल लग रहे थे। उन्होंने निक कैरावे का रोल निभाया, एक नरेटर जो उन इवेंट्स का गवाह था जो एक बार लॉन्ग आइलैंड में एक गुप्त और सनकी अमीर आदमी जे गैट्सबी की हवेली में हुए थे। लुह्रमन की इस म्यूजिकल कहानी से क्रिटिक्स खुश नहीं हुए, लेकिन ऑडियंस को हर कैरेक्टर की बारीकी और संजीदगी से बहुत खुशी हुई। फिल्म ने प्रोडक्शन डिजाइनरों के किए हुए प्रोडक्शन और कॉस्ट्यूम के लिए 2 ऑस्कर जीते। द ग्रेट गैट्सबी के बाद टोबी मैगवायर के पास लगभग कोई रोल नहीं था। उसी साल वो एक बार फिर लेबर डे जैसी एक बड़ी फिल्म में दिखाई दिए। उन्होंने मेन कैरेक्टर के बुढ़ापे के लिए एक छोटा सा रोल निभाया और इस फिल्म में उनकी हाजिरी पर लगभग किसी का ध्यान भी नहीं गया। 1 साल बाद टोबी ने द स्पॉयल्स ऑफ बेबीलोन नाम की टीवी शो में हिस्सा लेने का फैसला किया। उनका ये एक्सपेरिमेंट ऑडियंस के लिए समझ से बाहर था। उन्होंने इस पर बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज दिए, जैसे कि देखो तुम कहां पहुंच गए हो टोबी। इसके बाद मैगवायर फिर कभी टीवी शो में नहीं दिखाई दिए। इसके बजाय उन्होंने अपनी मटेरियल्स पिक्चर नाम की खुद की प्रोडक्शन कंपनी खोली और इसके नाम के तले कई फिल्में रिलीज करी। रॉक ऑफ एजेस, पेंस, पॉन सैक्रिफाइस और द फिफ्थ वेव सभी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इस एक्टर ने फेमस एनिमेटेड फिल्म द बॉस बेबी में नरेटर के रोल की वॉइस एक्टिंग करी और उसके बाद वो पूरी तरह से स्क्रीन से गायब हो गए। 2021 में लाला लैंड और विप्लैश के डायरेक्टर डेमियन चेज़ल ने एक नए प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान किया जिसमें टोबी एक्टिंग करेंगे, जिसका नाम होगा बेबीलोन। इसकी कहानी हॉलीवुड के गोल्डन एज से जुड़ी रहेगी। स्पाइक जॉन, ब्रैड पिट, मार्गोट रॉबी और भी कई एक्टर्स इस फिल्म में शामिल हुए हैं। फिल्म का प्रीमियर 2022 के आखिर में होने की उम्मीद है। और जाहिर है फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर के रोल में टोबी की आइकॉनिक वापसी को अनदेखा करना नामुमकिन है। हाँ, मेन कहानी तो टॉम हॉलैंड की स्पाइडर की थी, लेकिन फैंस इस फिल्म में अपने पसंदीदा हीरो के 3 वर्जन्स को देखने के मौके से बहुत ज्यादा खुश हैं। इसके बाद टोबी और विलेम डिफो ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह बनाई, क्योंकि दोनों मार्वल कॉमिक्स की फिल्मों में सबसे लंबे वक्त तक काम करने वाले एक्टर्स बन गए। एक बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर फिल्म में टोबी मैगवायर की हाजिरी से उनके फैंस को उम्मीद है कि वो बड़े सिनेमा में वापसी करेंगे और फिर से किसी मेन रोल से सभी को खुश करेंगे। लेकिन टोबी की पर्सनल लाइफ का क्या? यहाँ भी सब कुछ बहुत अच्छे से नहीं चला। 2006 में ज्वेलरी डिजाइनर जेनिफर मायर के साथ शादी, जिसमें उनके 2 बच्चे थे, और वो 10 साल बाद टूट गई। जेनिफर अपने पति, एक जुआरी और एक ड्रग एडिक्ट के साथ जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकी। कुछ लोग कहते हैं कि मामला पति की बेवफाई का भी है। माना जाता है कि उनके अंदर फिर से डेमी मूर के लिए जुनून जाग गया था, जिनसे वो 2002 में मिले थे। तलाक के बाद टोबी ने कई लड़कियों के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी सीरियस नहीं हो पाया। अपने हर इंटरव्यू में इस एक्टर का कहना है कि उनके रिश्ते अपनी पुरानी पत्नी से अभी भी अच्छे बने हुए हैं। टोबी और जेनिफर ने बच्चों की खातिर मेल जोल बनाए रखा। दोनों कभी कभी किसी न किसी इवेंट में एक साथ दिखाई देते हैं और मैगवायर उनकी पत्नी के नए प्रोजेक्ट्स में उनका सपोर्ट करते हैं। 2020 में मैगवायर ने उनकी नई गर्लफ्रेंड मॉडल तातियाना डिटेमन के साथ तस्वीरें, जो उनकी बीवी से 17 साल छोटी हैं, अक्सर चर्चा में दिखाई देने लगी। ये बताया जाता है कि इस एक्टर ने पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड को अपने परिवार और पिछली शादी के बच्चों से मिलवा दिया है। अब उन फैक्ट्स का वक्त आ गया है जो आप टोबी के बारे में नहीं जानते होंगे। बाकी एक्टर्स से उलट जो अपनी फिल्में देखना पसंद नहीं करते, टोबी को अपनी फिल्में फिर से देखना बहुत पसंद है, और न केवल उनकी बल्कि वो सिनेमा के एक असली फैन है।
द ग्रेट गैट्सबी फिल्माने से पहले तक टोबी ने फिट्जजेराल्ड की नॉवेल कभी नहीं पढ़ी थी। दरअसल आमतौर पर अपनी जवानी में उन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी थी। उन्होंने अपना सारा वक्त और ताकत पैसा कमाने और गरीबी से बाहर निकलने में लगा दिया। मैगवायर को महंगे फैशनेबल कपड़े पहनना पसंद नहीं है। कपड़े चुनते वक्त वो आराम को ध्यान में रखते हैं। ये एक्टर 1992 से वेजिटेरियन है और 2009 से वीगन है। जब उन्हें स्क्रिप्ट के मुताबिक मांस वाले खाने की जरूरत होती है तो मांस के खानों को सोया के खानों से बदल दिया जाता है। मैगवायर मांस, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडे नहीं खाते हैं। इसके अलावा वो चमड़े और फर भी नहीं पहनते हैं। मुझे लगता है कि उनके दोस्त लियो, एक जोशीले इन्वायरमेंटलिस्ट ने उनके इस फैसले को बढ़ावा दिया होगा। हमने इस वीडियो में कई बार डिकैप्रियो का नाम लिया है कि अब हम आपको इस आइकन पर क्लिक करने के लिए कह रहे हैं ताकि आप इस एक्टर के बारे में हमारी बायोग्राफिकल वीडियो देख सकें। इसमें हमने उनके करियर के बारे में डिटेल में उन फैक्ट्स को बताया है जिनके बारे में बहुत कम फिल्मी फैंस ही जानते होंगे। क्या आप उनमें से एक बनना चाहते हैं? तो आइकन पर क्लिक करें और देखें। और आज के लिए बस इतना ही। हम हैं बायोग्राफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।